मशीन डिजाइन में सबसे पहले आशीष जी मुझे ये बताइए आप, आशीष जी वाले ठीक है, आशीष जी मुझे बताइए मशीन डिजाइन में सबसे पहले होता क्या है, जरूरी क्या होता है हमें, मशीन डिजाइन को हमने कैसे समझा था कल कंटेंट वाइज, क्या था मशीन डिजाइन में, करा क्या था हमने, पहला पार्ट हमने क्या पकड़ा था मशीन डिजाइन में, बिल्कुल भूल गए, दैट इज दी, आशीष जी अब आप बताइए क्या है वो, मशीन डिजाइन में सबसे पहला कंटेंट हम क्या पकड़ते हैं, क्या हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं, मशीन डिजाइन में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, MPTS, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, है कि नहीं, तो इसके वही जो पार्ट थे वो पार्ट क्या क्या थे, आदित्य जी आप तो नहीं थे शायद, अब्दुल जी बताइए जल्दी से, फनवा छोड़िए और बताइए जल्दी से, गियर हो गया, बेल्ट हो गया, रोप हो गया, चेन हो गया, और बोलो बियरिंग्स, बियरिंग्स हो गई, साफ्ट हो गई, ये सब के सब मैकेनिकल रिवेट जॉइंट है, वो हमारा वो दूसरा वाला पार्ट हो गया, वो एक तरह से जॉइंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, वो है ना, वो जॉइंट्स हैं, वो फिक्स्ड हैं, वो कनेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें हमारा रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट और बोल्टेड जॉइंट, ठीक है, और साथ ही हमने उसमें पावर स्क्रू को भी रखा हुआ है, ठीक, तो ये हमारी कहानी थी जो हमने कल समझी थी, इसमें से हमने सबसे पहले समझा था बेल्ट को, तो हमने बेल्ट ड्राइव समझ लिया था, तो अगर मैं जल्दी से आपसे पूछता हूँ तो बेल्ट ड्राइव में एक बताइए सबसे पहले, उसमें क्या हमेशा बेल्ट ड्राइव बिना किसी टेंशन के चल पा रही होगी, नहीं, तो सबसे पहले होती है उसमें इनिशियल टेंशन, जिसे बोलते हैं टी नोट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मैं इसे रोटेट कराऊं तो ये क्या कहलाता है, इधर वाला पार्ट विश्वजीत, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ड्राइवर, तो ड्राइवर में हमारी पुली घूम रही होती है, पुली घूम रही होती है, और चलेगी क्या, वो किसे चलाएगा, बेल्ट को, और बेल्ट को किसके हेल्प से चलाएगा, निकी जी बताइए किसकी हेल्प से चलाएगा बेल्ट को, ये वाला पार्ट, पुली वाला पार्ट, फ्रिक्शन की हेल्प से, फ्रिक्शन की हेल्प से चलाएगा, तो कौन सी वाली टेंशन इस टी नोट से बड़ी हो जाएगी, कौन सी वाली टेंशन इस टी नोट से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब कंप्रेशन नहीं है, टेंशन का कम होना है ना, तो विजय जी बताइए कौन सी वाली इसमें, इस वाले डायरेक्शन में कौन सी वाली टेंशन ज्यादा है, कौन सी कम है, अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, नीचे वाली में ज्यादा टेंशन है जिसको हम क्या बोलेंगे T1, ऊपर वाली में कम टेंशन है जिसको हम बोलेंगे T2, तो T1 और T2 का क्या रिलेशन हुआ करता था, मंजी आप बताइए, T1 T2 का रिलेशन e की पावर म्यू थीटा, ये म्यू थीटा यहाँ पर क्या था, म्यू थीटा यहाँ पर क्या था, बताइए आप ही बताएंगे, म्यू थीटा क्या था, अच्छा अगर ये बताइए कि यहाँ पर भी एक हमारे पास पुली है और यहाँ पर ये बेल्ट फिर से जा रही है, मान लीजिए इन दोनों के मटेरियल अलग अलग है, तो इसके लिए μ2 हो रहा है, इसके लिए μ2 हो रहा है, इसके लिए μ1 हो रहा है, बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा कि ये म्यू थीटा ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम इन दोनों का, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि इसका म्यू ले लिया इसका थीटा ले लिया, नहीं, और थीटा का मतलब क्या था कल, थीटा का मतलब एंगल ऑफ रैप, ठीक है, अगर हमारे पास एक बड़ा बड़ा पुली इस साइड है और छोटा पुली इस साइड है, तो एंगल ऑफ रैप किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, विजय जी आप बताइए किसमें ज्यादा होगा, जिसमें अगर ये एंगल ऑफ सॉरी ये पुली का डाया ज्यादा उधर कम, बड़े वाले में एंगल ऑफ रैप ज्यादा होगा, इस वाले में एंगल ऑफ रैप कम होगा, ठीक है, तो म्यू अगर हमारे पास सेम है तो हम इस वाले का, छोटे वाले का म्यू थीटा यहाँ पर यूज कर लेंगे, और आंसर हमारे पास आ जाएगा T1 और T2 के रिलेशन का, ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी ना, ये T1 T2 में जो चेंज आए हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, यहाँ पर एक टर्म और आ जाता है यूज, वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का रिलेशन किस तरह से काम करता है उसको भी देखेंगे, टीसी इज दी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, है ना, हम जनरली यहाँ पर क्या कहते हैं डेरिवेशन लेके नहीं चल रहे, क्योंकि डेरिवेशन लेके जितने ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा आप परेशान होंगे लास्ट टाइम पर, तो इसलिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें और अपना यूकेपीएससी जेईई निकाल सकें, ठीक है, तो वो चीजें हम लेके चलेंगे, तो चलिए पहले जो हमने कल लिखा, कुछ जो समझा था उससे रिलेटेड चीजें छोटी छोटी लिख लो जिससे भूलो ना आप कभी, ठीक है, और सीधे हमारी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो प्लीज जल्दी से लिखिएगा इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें, बेल ड्राइव की वो आपने फ्लो डायग्राम तो बना लिया था, है ना, चलो लिखिएगा फ्लोर बेल ड्राइव, हेडिंग डालिएगा छोटी सी बेल ड्राइव, कल मैंने सिर्फ समझाया था लिखवाया नहीं था, है ना, ना 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 अभी तो वो वाली चीजें पहले कल वाली लिखेंगे, ठीक है, कल समझ लिया था ना बेल ड्राइव टेंशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसमें, है ना, चलो तो बेल ड्राइव लिखिएगा, बेल ड्राइव इज ए फ्लेक्सिबल ड्राइव, ये हमने कल उसमें भी देखा था फ्लो डायग्राम में कि इट इज ए फ्लेक्सिबल ड्राइव, सो बेल ड्राइव इज ए फ्लेक्सिबल ड्राइव, in flexible drives, bell drive is a flexible drive, full stop, in flexible drives there is an intermediate link, in flexible drives there is a intermediate link like
there is an intermediate link like such as belt, rope or chain. Belt drive is a flexible drive, full stop. In flexible drive there is an intermediate link such as belt, rope or chain between the driving and driven shaft, between the driving and driven shaft. ओके, बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट. अब लिखेगा एडवांटेज ऑफ बेल्ट ड्राइव. एडवांटेज ऑफ बेल्ट ड्राइव इसमें लिखेगा एडवांटेज क्या होती है. बेल्ट ड्राइव को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारी दो शाफ्ट दूर हो या पास हो. दूर हो, पास हो तो गियर को यूज कर लो ना. गियर में तो स्लिप बिल्कुल भी नहीं है, बेल्ट ड्राइव में स्लिप भी है. अब ये चीजें लिखूंगा डिसएडवांटेज में. अभी पहले एडवांटेज लिखेगा, क्या हो गई. फर्स्ट लिखेगा बेल्ट ड्राइव कैन ट्रांसमिट, ठीक है, बेल्ट ड्राइव कैन ट्रांसमिट पावर over considerably large distance between the axis of driving and driven shaft. Considerably large distance between the axis of driving and driven shaft. नेक्स्ट एडवांटेज लिखिएगा द ऑपरेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव इज द ऑपरेशन ऑफ इट इज स्मूथ एंड साइलेंट. बेल्ट ड्राइव का द ऑपरेशन ऑफ इट इज स्मूथ एंड साइलेंट. नेक्स्ट they can transmit a definite load if it increases. They can transmit a definite load if it increases, then slip will occur. If it increases then slip will occur. ये slip क्या होती है अभी समझा दूंगा. नेक्स्ट लिखिएगा if it exceeded then slip will occur. नेक्स्ट लिखिएगा they have the ability to absorb. they मतलब बेल्ट ड्राइव, they have the ability to absorb the shock and damp vibration. 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 Shock and damp vibration. ठीक है. अब लिखिएगा डिसएडवांटेज, बेल्ट ड्राइव की डिसएडवांटेज. जल्दी से डिसएडवांटेज इसमें लिखिएगा it has large dimensions. It has large dimensions and occupy more space. It has large dimensions and occupy more space. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा वेलोसिटी रेशियो. अभी वेलोसिटी रेशियो से आपको स्लिप समझ में आएगी, उस टाइम पर भी हमने गियर में समझी थी. वेलोसिटी रेशियो इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू बेल्ट स्लिप. वेलोसिटी रेशियो VR जो हमने गियर में भी समझा था, वेलोसिटी रेशियो इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू बेल्ट स्लिप. गियर में कांस्टेंट होता है, उसमें स्लिप नहीं होती है. उसमें V कांस्टेंट था, तभी तो R1 ओमेगा 1 बराबर R2 ओमेगा 2 था. ठीक है, हाँ उस पॉइंट पर तो स्लिप थी नहीं ना बिल्कुल भी, जबकि इसमें स्लिप है क्योंकि इसमें एक पॉइंट कोई कांटेक्ट में है ही नहीं. इधर वाले के लिए ये कांटेक्ट, उधर वाले के लिए ये कांटेक्ट, तो कांटेक्ट ही अलग है. हाँ बिल्कुल, इन दोनों में स्लिप आ जाएगी. ठीक है, तो इसमें आने के चांसेस है, उसमें नहीं आ सकती कभी भी. चलो अभी मैं समझाऊंगा इसे. लिखेगा द वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट नॉट इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू बेल्ट स्लिप. नेक्स्ट लिखेगा they impose heavy loads on shaft and bearings. They impose heavy loads on shaft and bearings. They impose heavy loads on shaft and bearing belt drive में. next लिखेगा shaft and bearings. next लिखेगा there is considerably loss of power. There is considerably loss of power resulting in low efficiency. There is considerably loss of power resulting in a low efficiency. Resulting in low efficiency. Next, it has
शॉर्ट सर्विस लाइफ, गियर काफी टाइम तक चलते हैं, बेल्ट नहीं चलती, ठीक है। इट हैज शॉर्ट सर्विस लाइफ, इट हैज शॉर्ट सर्विस लाइफ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको स्लिप के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, एक फॉर्मूला सीधा लिखवा दूंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा भी ना सोचना पड़े इसमें, ठीक है। तो ये छोटी सी हेडिंग डालिएगा, वेलोसिटी रेशियो, ऐसे डालिएगा इसके अंदर, वेलोसिटी रेशियो। नहीं नहीं, ये चीज तो अभी आएगी, अभी तो मैं कल वाली चीजें ही लेके चल रहा था थोड़ी सी, मतलब बेल्ट को ही लिखवाया अभी मैंने, इसको अभी लेके चलूंगा, अभी लेके चलूंगा इस चीज को ना। पहले लिखिएगा वेलोसिटी रेशियो, velocity ratio and effect of slip on velocity ratio, velocity ratio and effect of slip on velocity ratio, velocity ratio and effect of slip on velocity ratio। ये डायरेक्टली फॉर्मूला आ सकता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई टफ फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ सकता है। जुगाड़बाजी है फॉर्मूले में, बट वो जुगाड़बाजी फाइनली याद रखनी है। velocity ratio and effect of slip on velocity ratio, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें। देखो कल हमने एक फिगर बनाया था, उम्मीद है आपको याद होगा ये वाला, एक इसमें था ये सर्किल, ये पुली, ये हो गई, ये हमने इस साइड छोटी पुली ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ले लिया क्या, एक ये बेल्ट, देखो ये गैप नहीं है ना, वो समझ जाना, ये गैप नहीं है, तो ये हो गया बेल्ट, ये हो गया बेल्ट और ये हो गया बेल्ट। अब एक बात बताइए, मैं इसको एक इजी वे में समझने के लिए मैं किधर की ओर चला दूं भाई, इसे मैंने चला दिया क्लॉकवाइज, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये टाइट है और आपको टाइट ही चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, इसका आंसर बोलो, क्यों चाहिए होती है टाइट? ना 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 ना, कुछ और समझाता है, कुछ और समझाता है, ना ना ना, कुछ और समझाता है। ये टाइट नीचे वाली क्यों होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ रैप इसमें ज्यादा रहेगा जब ये टाइट रहेगी, अगर स्लैक रहेगी तो एंगल ऑफ रैप कम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये जो है, क्योंकि स्लैक ऊपर वाली स्लैक होगी ना, एक टाइट तो ऊपर वाली स्लैक, ये ज्यादा इसको कवर करेगा, तो अच्छा है, तो ज्यादा रैप आएगा, ठीक है। चलो भाई, ये रैप की जो बात समझी थी हमने कल, समझ ली थी कि यही था एक तरह से जो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस है। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस से स्टार्ट करना आप जैसे माइंड को, क्या कि देखो यहां से इसे घुमा रहे हो ना, ये कितने से घुमा रहे हो आप? शाफ्ट की हेल्प से, शाफ्ट की हेल्प से ये घूम रहा है ओमेगा से, और अगर ओमेगा से घूम रहा है तो यहाँ की जो इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी है, समझ रहे हो मेरी बात को, पेरिफेरल क्या होती है? ये सॉलिड है, इस सॉलिड की यहाँ की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये पेरिफेरल होती है, तो पेरिफेरल वेलोसिटी जो इस पॉइंट की है वो क्या है? v1, समझना मेरी बात को, v1 पुली की जिस चीज को आप छुओगे, सबसे लास्ट वाली जो सरफेस को छुओगे, वो कितनी वेलोसिटी से? v1 से। v1 की वैल्यू क्या हो गई? पाई d1 n1 बाई 60, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें भाई, ये तो सिंपली इसका डायमीटर हो गया ना, ये सॉरी ये डायमीटर हो गया d1, ये रोटेशन से घूम रही है n1 इनटू सॉरी पाई डिवाइडेड 60, दिस इज द v1, है ना v1। अब बताना गियर में क्या था, गियर कुछ याद आ रहा है? गियर में क्या था? ये वाली जो चीज थी और ये वाली जो चीज थी, आपने ये माना हुआ था, देखो कैसे तो गियर बना दिया मैंने, सॉरी बनाना कुछ चाह रहा था, बन के कुछ और, ये मैं ये बनाना चाह रहा था एक्चुअली, ये वाली चीज। यहाँ सोचो कितना अजीब लगता है ना, यहाँ सोचो, ये गियर का ये वाला पार्ट, ये गियर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या था? हमेशा पिच पॉइंट कहलाता था, ऐसे वाला, याद आ रहा है? ये पिच पॉइंट जो है ये हमेशा एक वेलोसिटी रखता था, और इस वेलोसिटी में क्या कोई ये इस वाला ये क्या था आपका? ड्रिवन, ये क्या था मान लीजिए? ड्राइवर, तो ड्राइवर और ड्रिवन में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट था, इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जबकि इसमें क्या है? ड्राइवर ये, ड्रिवन ये, किसके हेल्प से कॉन्टैक्ट जा रहा है? बेल्ट से। बेल्ट ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है इनके कॉन्टैक्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहाँ एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस डायरेक्टली एकदम, है ना, जबकि इसमें क्या है? दो हैं। क्यों? क्योंकि एक बार पेयर किसका बना? ड्राइवर और बेल्ट का, दूसरी बार बना बेल्ट और ड्राइवर ड्रिवन का, इसका मतलब दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये दो पेयर बनेंगे तो क्या होगा? ठीक है, देख रहे हो, ठीक है चलो चलो पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज है, देखो ये जो चीज है, यहाँ पर इसके और इसके बीच में क्या जा रहा है? इसके और इसके बीच में एक स्लिप हो सकती है नहीं, क्योंकि ये इसके साथ में ऐसे जा रहा है ना, ड्राइवर ऐसे, अगर इसमें स्मूथनेस है तो ये स्लिप कर जाएगा, और अगर इसमें स्मूथनेस नहीं है, इसे ग्रिप कर रखा है, तो ये इसके साथ में घूमने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर ये ऐसे घुमा रहे हो, आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, तो बेल्ट इसके साथ में कैसे घूमेगी? इसके साथ में जाएगी, इसके साथ में जाने की कोशिश करेगी इधर से, समझ पा रहे हो? तो अगर ये इसके साथ में ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो भाई
रियल में तो बिल्कुल इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी की बेल्ट की, रियल में, है ना, रियल में तो ये हो जानी चाहिए, सॉरी थ्योरेटिकली क्या हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल भी स्लिप ना हो, बट रियल में यार कुछ तो स्लिप होगी। तो अगर कुछ स्लिप होगी तो इसकी वेलोसिटी, वेल्ट की वेलोसिटी में ये नहीं ले सकता, वेल्ट की वेलोसिटी मुझे स्लिप के साथ लेनी पड़ेगी। स्लिप के साथ में वेलोसिटी क्या हो गई, v, सॉरी क्या बन गया ये, स्लिप के साथ में वेलोसिटी हो गई इसकी v, ये v किसकी वेलोसिटी है, बेल्ट की, कौन सी वाली वेलोसिटी है भाई, है ना, कौन सी वाली वेलोसिटी, ऐसे करके जो वेलोसिटी जा रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो इस पॉइंट पर लग रही है ना भाई, बेल्ट जिससे भाग रही है, तो बेल्ट की वेलोसिटी v बेल्ट, ये क्या कहलाएगी, ये क्या है, ये स्लिप की वजह से कम हो गया ना, तो मतलब किससे कम है, v1 से कम है, तो v1 माइनस स्लिप जितना है उसमें, तो स्लिप को हम ये क्या लेके चल लेते हैं, परसेंटेज वाइज, तो v1 माइनस में स्लिप 1% ऑफ दी v1, ऐसे लिखते हैं, मतलब ये जो है इन दोनों का कॉन्टेक्ट का स्लिप कौन सा माने मैंने, s1, तो s1 इनकी स्लिप परसेंटेज है। लाइक आपके पास अब v वेल्ट क्या आ गया, इसका मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से ये पुली का ये पेरिफेरल वेलोसिटी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो अगर इसमें स्लिप मान लीजिए कितनी है, 2% है, 20% है, ऐसे मान लो 20% है, तो 10 में कितना हो जाएगा, फिर वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 8 से जा रही होगी, क्योंकि आपका 20% यहाँ पर कम होगा, 20% ऑफ 10 कितना होगा, 2, है ना, तो 10 में से 2 गया 8, तो 8 के हिसाब से वी वेल्ट भाग रही है, समझ में आया कुछ मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v1 1 माइनस s1/100, मैंने परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दिया, ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस सेंस में आता है, 100 के सेंस में, तो v ये s1 खुद में परसेंटेज में है, तो 20 परसेंटेज मत लिखना, फिर यहाँ पर 20 लिखना सीधा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो 0.2 बच जाएगा, ठीक, तो ये हो गया v वेल्ट। अब बताना यहां से कहानी कहां से शुरू हुई, 10 से शुरू हुई, किस पे पहुंच गई, 8 पे पहुंच गई। अब मैंने आपसे क्या बोला है अब्दुल जी, क्या बोला था मैंने, ये बेल्ट इस पुली को घुमाएगी या ये पुली इस बेल्ट को घुमाएगी, बेल्ट पुली को घुमाएगी, तो अब बताना जरा, ये एक रियल चीज जा रही है 8 से, ये रियल चीज जा रही है 8 से, ये क्या है भाई, ये तो ड्राइवर है, वो ड्रिवन है ना, तो ऑब्वियस है 8 से अगर परफेक्ट हो चीज तो 8 के हिसाब से इसे पूरे को ट्रांसमिट कर देगी, मतलब इसकी पेरिफेरल 8 हो जाएगी, बट ये तो रियल है, रियल में इसमें स्लिप आएगी, तो इसमें फिर किसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, किसकी, इस पुली की टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसे क्या बोलेंगे, v2, तो v2 क्या होगी, v2 और कम होगी, किससे कम होगी, v1 से, नहीं सीधे v1 से नहीं, कहां से, हम किससे रिलेट करेंगे इसे, v से, है ना, v वेल्ट से, हम इसके हिसाब से तो स्लिप इसके बारे में देख रहे हैं ना, v1 से इसे क्या मतलब, वो जो स्लिप हुई है उसके साथ में चल रही है ना, उसे इससे थोड़ी मतलब है, वो तो स्लिप हो गई उसमें, अब स्लिप हो गई तो वो इसके हिसाब से चल रही है, अगर इसके हिसाब से चल रही है तो कितना, v माइनस में v का, सॉरी हाँ v का s2%, v का s2%, बात क्लियर है, तो S2 किसके लिए हो गया, S2 हो गया इस बेल्ट और इस ड्रिवन पुली के लिए, तो यहां से जो हमारे पास आ गया फॉर्मूला, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं, v2 इक्वल टू v ब्रैकेट ले लिया 1 माइनस s2/100, है ना, तो अब जरा देखना ये v2 और v1 का हिसाब कैसे बैठ रहा है, v के सेंस में देखो, v वेल्ट तो ये रही ना, डायरेक्टली देखो इसे रिलेट हो जाएगी, तो v की वैल्यू यहां से रख दूं मैं इसमें, v2 बराबर v1 की वैल्यू क्या है, सॉरी v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है v1 1 माइनस s1/100, और ये बचा 1 माइनस s2/100, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला देखो कितना अजीबोगरीब हो गया, बट यही फॉर्मूला सीधा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो v2/v1 ही तो है इसका और इसका वेलोसिटीज का रेशियो पुली का, मैंने कुछ नहीं किया अविश्व जी, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन में जो आपने अभी निकाला ये, इसमें सिर्फ v की वेल्ट की वैल्यू पुट की है, क्योंकि ये v वेल्ट ही तो था, है ना भाई, इसी से तो हमने s2 निकाला ना, इसका ड्रिवन का, है ना, उसका और v वेल्ट का ही तो है, 8 का और किसका रिलेशन है, मान लीजिए ये भी 20% है s2, तो ये इसका रिलेशन है, तो 8 का और 10 का रिलेशन नहीं है ये वाला, ये 8 का और जो इस स्लिप की वजह से फाइनली ड्रिवन पुली का वेलोसिटी आएगा, ड्रिवन का, है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर ये 20% है तो 20 ना लेके तो वो 6.4 हो जाएगी, फिर तो चलो 20 ले लो, कैलकुलेशन तो हो ही गई, 20% लोगे 8 में से कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, तो 1.6, तो 8 में से 1.6 और 6.4, तो 6.4 की वेलोसिटी ये हो गई, किसकी, ड्रिवन की, है ना, मतलब v2 की, ड्रिवन की मतलब v2 की, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है सीक्वेंस कैसे जा रहा है ना, तो v वेल्ट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, जो कि मैंने यहां से रख दी, v वेल्ट की वैल्यू, तो v2 और v1 में रिलेशन आ गया, मतलब किसमें रिलेशन आ गया, ड्राइवर पुली,
एंड ड्रिवन पुली, हमें इनसे तो मतलब है, हमें बेल्ट से ज्यादा मतलब नहीं है। बेल्ट तो सिर्फ जुगाड़ है जो उस पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। हमें मतलब किससे है, जो यहाँ की शाफ्ट है इनपुट और जो यहाँ की शाफ्ट है आउटपुट। इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो बेल्ट ड्राइव में किसका देखोगे, आउटपुट और इनपुट का। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा V2/V1 इक्वल टू 1 - S1/100 इंटू 1 - S2/100, है ना। अब एक तो हो गया ये रिलेशन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको v को पाई d2n2/60, है ना, या d में लिख लो या r में लिख लो, ठीक है। पाई आर ओमेगा वही चीज तो कह रहा हूँ, पाई d2n2/60, तो पाई d2n2/60 डिवाइडेड बाई पाई d1n1/60 इक्वल टू, ये सारी चीजें हो गई। फिर से नहीं लिख रहा, बस ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 60 कैंसिल, क्या बचा। अब ये फॉर्मूले कुछ भी आ सकते हैं, तो आपने इसको इस सेंस में ना पढ़ के आप इसे n1 के सेंस में पढ़ो। ये हो गया n2/n1 इक्वल टू d1 और d2 को उधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, d1/d2 हो जाएगा। और ब्रैकेट में बचा 1 - S1/100 और 1 - S2/100। अब एक चीज याद करना, ये रिलेशन n2 और d का गियर में क्या आया था, बताना जरा। n और d का, है ना, ये नहीं था उसमें। गियर वाले में ये रिलेशन था, गियर को दूसरे गियर से करोगे ना मैशिंग, तो आपको याद होगा इसमें आया था n1 और d1 का रिलेशन, और n, है ना, और ये जो रिलेशन आया था ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आया था निकल के, n1/n2 बराबर d2/d1 निकल के आया था। याद आ रहा है कुछ, है ना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी सेम थी, v इक्वल टू r ओमेगा, तो वो r1 ओमेगा 1 बराबर r2 ओमेगा 2, यहाँ से सीधा आंसर निकल के आया था गियर में। तो यहाँ पर कोई स्लिप थी नहीं, यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन में स्लिप आ रही है, यस, इसका मतलब ये वैल्यू इसके डायरेक्टली बराबर नहीं है स्लिप के साथ। बात क्लियर है, तो इसमें होती है स्लिप। एक तो फॉर्मूला प्लीज ये रिवाइज कर जाना जब एग्जाम में जाओगे, और एक इसी का दूसरा रूप, पता लगा यहां तक पढ़ लिया और एग्जाम में ये आ गया तो फंस गए। n2/n1 इक्वल टू d1/d2 1 - S/100, यहाँ s है, यहाँ s है, S1 + S2 इन परसेंटेज। समझ में आया कुछ मैंने क्या कर दिया, ये है जुगाड़बाजी। जुगाड़बाजी क्या, इसकी इन दोनों के साथ प्रोडक्ट करोगे, S1 और S2 का जब एक बार प्रोडक्ट आएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो उसे हम कट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनली आंसर निकल के जाता है 1 - S/100। ये S क्या है, S है S1 और S2 का जोड़ डायरेक्टली, है ना। पता लगा, ये सोचो कि यार दो क्यों नहीं दिख रहे यहाँ, है ना, तो वो दो ना दिख के वो आपको फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, 1 - S1 + S2 ऐसे करके और डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये ऐसे मान लिया टोटल स्लिप ऑफ द बेल्ट ड्राइव, ना कि आपकी ड्राइवर और बेल्ट की, फिर बेल्ट और पुली ड्रिवन की, ऐसे नहीं है। टोटल स्लिप ऑफ द बेल्ट ड्राइव क्या है, ऐसे। बात एकदम क्लियर, समझ में आ गई सब, ठीक है। तो प्लीज इसको ऐसे ही उतार लो, और जो ये क्वेश्चन है इन पर ना स्टार मार्क कर दो, डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है जो मैंने आपको फाइनली आउटकम दिए हैं। अरे ये तो बहुत बिल्कुल मिनिमम हो गया, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये रिलेशन एक तरह का, है ना, हाँ रिलेशन था ये, है ना। बहुत ज्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको सेंस समझा रहा था कि क्या क्या था ये V1 और इसका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ये वाली चीजें भी आ सकती हैं कि S1 की परसेंटेज इतनी है तो यहाँ पर V वेल्ट कितनी होगी, है ना। सीधा इस वाली S1 वाली परसेंटेज को घटा देना, V वेल्ट आ जाएगी।
हो जाए तो बताइएगा। एमडी देखो मैंने पूरी कोशिश करनी है 20 तारीख तक। एमडी प्लस टोम। टोम का मतलब कौन सा, जो क्लचेस वाला पार्ट है ना, वो सब कुछ, हाँ क्लचेस बैलेंसिंग ये सब कुछ कंप्लीट करना है। क्लचेस के टाइम पर मैं सब कुछ करवा लूंगा, ठीक है। तो मैं देखो अब कोशिश करूंगा आपको यार, अब थोड़ा सा खाना पीना हमें रखना होगा अच्छे से, जिससे कि थोड़ा सा लेंदी क्लासेस हमारी चल सके, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। रह गया अभी, जल्दी से कर लो। इसके बाद है ना चाय मंगवा लो, चाय मंगवा लूंगा, चलो ठीक है। इतना बिल्कुल चलेगा भाई, आप भी तो कोऑपरेट कर रहे हो, इतना चलेगा। क्या क्या ये तो बिल्कुल यार, ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। क्या चीज? ये 1 माइनस, ना ये, अरे ये ऐसे है, ऐसे नहीं करते थे, अरे ऐसे नहीं करते थे। कॉपी पेस्ट, ये बचपन वाली हरकतें थी कॉपी पेस्ट की, ऐसे करके। ऐसा है, ये जवाब ना 7 तारीख को मिलेगा आपको, आदित्य जी देख लेना आप। मुश्किल है, मुश्किल है, पहले से मुश्किल है, कर लो। कितने टोटल है, और टेक्निकल में कितनी गड़बड़ की, सेपरेट भी देखना, एनएचपीसी को भी करवाना। बहुत गलत बात है, हो गया अभी नहीं, थोड़ा जल्दी कर लो। चलिए हो गया, वैसे जल्दी कर थोड़ा सा। चलो अब हेडिंग डालिएगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। तो आपको मुझे डिसएडवांटेज बताने की फिर से जरूरत तो नहीं है, स्लिप समझ में आ चुकी है ना, कि स्लिप है वो उसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसी वजह से पावर ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाती है, गियर में अच्छी रहती है, ठीक है। लिखेगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, इस हेडिंग में लिखेगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज द एडिशनल टेंशन developed, centrifugal tension is the additional tension developed in the belt in presence of centrifugal force. Centrifugal tension is the additional tension developed in the belt in presence of centrifugal force. फिर से बोलूं, centrifugal tension is the additional tension developed in the belt in the presence of centrifugal force. नेगी जी वो याद है ना, लिखे, ठीक गुड, ठीक है। बेल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देखो यार, अब जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखने की कोशिश करना, और मैं जो चीजें इस टाइम पर कह रहा हूँ उसको थोड़ा सेंस लेके चलना यूकेपीएससी जेईई के हिसाब से। मैं डेरिवेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, किसके, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की। मैं सीधा उसका जो यूज होने वाला है आपको एग्जाम में, है ना, क्वेश्चंस के सेंस वो सब कुछ समझाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं समझाऊंगा नहीं, उसे समझाऊंगा पूरा, बट उसके डेरिवेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। लाइक ये एक पुली का पार्ट है, ये एक पुली का पार्ट है, पुली में ये वाली चीज हो गई, एक सर्कल मान लो, ये है ऐसे ऐसे, क्या हो गया, इसे बेल्ट को यहाँ तक पहुंचा दो अपना घुमा घुमा के, ये पहुंच गई। हमें स्टडी करनी है अभी फिलहाल इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसे कट करूंगा भाई, कल समझे थे, यहाँ से कट किया मैंने इस चीज, मैंने इस चीज को यहाँ से कट किया तो ये गायब, इमेजिनेशन में गया, ये पता लगा रियल में गायब कर दो, इमेजिनेशन में ये गायब। अब बताना
जब हमने सेंट्रीफ्यूगल मतलब इसे घुमाना शुरू किया तो आपको बस मैंने कल फील दी थी इसमें कि यहाँ पर टेंशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर टेंशन कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना, जब ये इसमें मतलब रोटेशन शुरू होगा, है ना। तो यहाँ जो एफ सी लगता है दैट इज द डीएम। डीएम किसका होता है, थोड़ा सा डेरिवेशन का बस तरीका बता रहा हूँ, ये होता है डीएम। डीएम मतलब एक छोटा सा एलिमेंट जो आप सोचते हो, इसको बोलते हो डीएम, ठीक है। इनटू आर, आर क्या होगी, रेडियस, है ना, ये आर इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ये जो एलिमेंट है वो घूम तो ओमेगा से रहा है ना, तो इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ सी। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं किसके हिसाब से, पूरी बेल्ट को लेने के हिसाब से, क्योंकि एलिमेंट तो हमारे पूरे बेल्ट में जा रहे हैं, ठीक है। बट ये जो पूरी बेल्ट के हिसाब से कितना हमारे पास डीएम यूज हो रहा है कनेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको पूरे डेरिवेशन को करने के बाद जो हमारे पास मेन आउटकम है वो ये है, क्या मैंने आपसे बोला, इसमें प्रोड्यूस थी कितनी T1, इसमें प्रोड्यूस थी कितनी T2, है ना। T1 इज द लोअर, सॉरी T1 इज द हायर, T2 इज द लोअर, ठीक है। तो अब बताना, अगर इसमें TC भी जोड़ दूं मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी जो टोटल, ऐसे वर्ड लिखना, टोटल टेंशन इन दी, आफ्टर डेरिवेशन है सब कुछ, इन दी, आप समझ में आ जाएगा, इन दी टाइट साइड। पहले तो आपने टाइट साइड क्लियर कर ली थी इसके रोटेशन के तरीके से, जिसने फ्रिक्शन वाले को चीज को लिया था, याद आ रहा ना, जिसमें फ्रिक्शन आया था उसने टाइट साइड क्रिएट की थी ना, इस साइड, है ना, ऐसे जब लेके जा रहे थे तो टाइट साइड क्रिएट की थी। साथ ही अब सेंट्रीफ्यूगल की भी इफेक्ट, साथ ही अब सेंट्रीफ्यूगल की भी इफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, टाइट साइड की तो T1 हो गई थी, प्लस में TC, बहुत बढ़िया, समझे है नहीं, बस आफ्टर डेरिवेशन ये चीजें समझनी थी, ठीक है। कि T1 तो हमारे पास एक तो क्या था, फ्रिक्शन का कनेक्शन, भाई आप इसके अपोजिट ऐसे देखो, ये बेल्ट है ना, ऐसे करके इसके ऊपर से ऐसे बेल्ट निकालो, ये वो है क्या है, ये पुली के पॉइंट्स हैं, ये पुली के पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर से बेल्ट को ऐसे निकालो, ऐसे करके, ऐसे, ये बेल्ट ऐसे भी। अब बताना, अगर इसमें रोटेशन में ऐसे दूं, बेल्ट है ही नहीं, रोटेशन आ रहा है, कोई फ्रिक्शन आ रहा है नहीं, मैंने इसको ऐसे टच करा दिया, अब बताना ऐसे जब जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पर किधर की ओर लग रहा है, इस साइड में पीछे की ओर लग रहा है, इस वाले में पीछे की ओर लग रहा है, इस वाले में पीछे की ओर लग रहा है, अंगूठे में पीछे की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें टेंशन बढ़ रही है कि नहीं, इसमें टेंशन बढ़ रही है। इधर की टेंशन क्या है, इस वाले की, इस वाले साइड की टेंशन से कम है, ऊपर वाली, है कि नहीं। तो मैंने उसे माना था T1, इसे माना था T2। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी आने लग गई तो क्या होगा, T1 प्लस TC। अब ये मत सोचना कि FC का पार्ट जाता है इधर में TC की तरफ, मतलब ये क्या है, TC इधर भी होता है और TC इधर भी होता है। ये क्या है, ये टेंशन है इन दी बेल्ट, टेंशन है इन दी बेल्ट ड्यू टू FC। आफ्टर डेरिवेशन निकल के आती है TC, उसकी TC की मैग्नीट्यूड भी लिखवाऊंगा अभी। बट ये बताइए, टाइट साइड में टोटल टेंशन की बात करूं विद द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, तो क्या आ जाएगी, T1 प्लस TC। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आदित्य जी, कोई प्रॉब्लम फिलहाल के लिए, ठीक है। चाहे तो इस पर स्टार मार्क कर लेना, इसका पूरा मैं डेरिवेशन करवाता हूँ, और इनको करवाया भी था उस टाइम पर जब SSC की बात की थी, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गई T1 प्लस TC। नेक्स्ट है टोटल टेंशन इन दी स्लैक साइड। स्लैक साइड में क्या हो जाएगा, T2 प्लस TC, ये सुनो, T2 प्लस TC। अब बताइए पूरी बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन कौन सी है, पूरी बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन कौन सी है, T1 प्लस TC, क्योंकि T2 तो छोटा है और TC तो TC दोनों जगह जुड़ रहा है। तो कौन सा वाला पार्ट ज्यादा टेंशन में जा रहा है, कौन सा वाला पार्ट ज्यादा टेंशन में जा रहा है, ये वाला, ये सुनो, है ना, ये वाला है ज्यादा टेंशन में। ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला है कम टेंशन में, ऊपर वाला है, ये वाला है कम टेंशन। ये सुनो, समझ में आ रहा है, दोनों चीजें एक ही है भाई, बेल्ट तो एक ही घूम के आ रही है ना, जिसमें थ्योरेटिकली हमें क्या निकल के आया, एक ज्यादा टेंशन एक कम टेंशन, मतलब आधा पार्ट ज्यादा में आधा पार्ट कम में। एक बात बताना, क्या बेल्ट का यही वाला पार्ट हमेशा यही रहेगा ना, जब घूमेगा तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, ये फिर एक बार आया किसमें, टेंशन में, कम टेंशन, इसमें फिर जब ये ऐसे घूम के जाएगा तो ये आ गया किसमें, ज्यादा टेंशन। समझ में आ रहा है कुछ, ऐसा हमने कभी सोम में पढ़ा था, है ना, फटीग लोडिंग, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे ही जब ये फिर से वापस जाएगा, फिर से ऐसे, है कि नहीं, बात क्लियर है। इसीलिए बेल्ट की लाइफ क्या हो जाती है, कम, फटीग की वजह से। फील हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को तो बोलते हैं क्रीप, इसी को बोलते हैं क्रीप वर्ड इन दिस। ये क्रीप यहाँ टेम्परेचर की उसका नहीं है, टाइम वाला नहीं है, ये क्रीप यहाँ पर इस वाले सेंस का है कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी।
अब सुनो जरा इसमें, यहाँ पर एक वर्ड में यहाँ पर ये समझा देता हूँ आपको। क्रीप, जैसे अमन जी ने अभी बोल दिया क्रीप, जरा ध्यान से समझना। इधर वाले की टेंशन क्या है, कम, इधर वाले की टेंशन क्या है, ज्यादा। तो अब एक बात बताना, टोटल लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ तो सेम होगी ना, टोटल लेंथ तो सेम ही रहनी है। टोटल लेंथ तो वही है ना पुरानी वाली। अगर उसकी लेंथ बढ़ गई तो फिर टेंशन खत्म हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर लेंथ बढ़ गई ना इसकी, जो ओरिजिनल थी उससे ज्यादा बढ़ गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई, पावर ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। पावर ट्रांसमिशन के लिए इनिशियल टेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्रीप वर्ड है, उसी क्रीप के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि जो ये वाली चीज है, ये तो कम लेंथ में जाएगी, ये ज्यादा लेंथ में बढ़ेगी, टोटल लेंथ को सेम रखेगी। ठीक है, हाँ वो वाला क्रीप भी आ जाएगा, बट ये वाला क्रीप ना, ये होता है क्रीप इन बेल्ट। क्रीप इन बेल्ट, क्रीप इन बेल्ट आप उससे मत करना। कौन से वाले क्रीप से? याद रखना, इस वाले से। कौन से वाले से? कि जो टाइम से रिलेट करता है। ये चीज तो आएगी ही आएगी, ये चीज तो आएगी ही आएगी, बट ये क्रीप इन बेल्ट जो वर्ड होता है ना, क्रीप इन बेल्ट, वो याद रखना, वो हमारा इस वाले सेंस से होता है कि आधा पार्ट ज्यादा टेंशन, आधा पार्ट कम टेंशन। तो ये अपने लेंथ को अपने आप में ओवरकम करते हैं, जिससे कि हाँ, इसकी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और इसकी फिर उस हिसाब से कम इंक्रीज होके और दबाएगा ये। हाँ हाँ, क्योंकि ये चीज, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? नीचे वाले पार्ट की। जो नीचे वाला पार्ट है वो जो ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगी, ऐसे जब नीचे आएगा तो वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीप इन बेल्ट। बेल्ट वाला क्वेश्चन अगर क्रीप का आता है तो बात हमेशा यही वाली आंसर में देना। ठीक है, बट अगर क्रीप नॉर्मल एक आ गया क्वेश्चन के, क्रीप इज रिलेटेड टू, तो वो क्या है? वो टाइम है ना। क्रीप इज रिलेटेड टू टाइम, क्रीप एज ए प्रॉपर्टी आती है तो वो टाइम से रिलेटेड करता है, टाइम, टेम्परेचर, फटीग, लोडिंग, उनसे रिलेट करता है। ना ना, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं आएगा, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर क्रीप इन बेल्ट आएगा तो ये वाला सेंस है ना। जो आप सोच रहे हो उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि उसका आंसर फिर दोनों है ना, कि फटीग भी है और क्रीप भी है ना, वो दोनों चीजें। हाँ, ये क्रीप इन बेल्ट जो वर्ड लिखते हैं वो ये वाला होता है, क्रीप इन बेल्ट। ठीक है, एकदम क्लियर है ना? ये कुछ डाउट रहे तो प्लीज इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। क्रीप इन बेल्ट में मीनिंग होती है इस वाले से। ठीक है, कि एक की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एक की लेंथ को कंपनसेट करके फिर कम होना पड़ता है, नहीं तो फिर ओरिजिनल लेंथ से लेंथी हो जाएगा, है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा, लेंथ ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो एक अपने टेंशन वाली इनिशियल टेंशन दे रखी थी। बात एकदम क्लियर है? चलो अब हम थोड़े से मैथ्स पर चलते हैं। टीसी की वैल्यू जो फाइनली फॉर्मूले से निकल के आती है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद, इस एलिमेंट को छोटे से इंटीग्रेशन करने के बाद ये निकल के आती है एम वी स्क्वायर। टीसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज इन। ये याद रखना, बहुत ही अच्छा कुछ क्वेश्चन बनता है इससे, और स्टूडेंट को जनरली पता नहीं होता। एम इज इन, मास इज इन। अब थोड़ा देखना, ये मास किसका था? एलिमेंट का ना। तो एलिमेंट को अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट में काट लें तो हम उसको पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो मास यहाँ पर निकल के आता है ना इस डेरिवेशन में, वो मास हम लेके चलते हैं किलोग्राम पर मीटर। पर मीटर मतलब छोटी छोटी लेंथ में काटा हुआ, यूनिट लेंथ में काटा हुआ मास है। ये मास आपका टोटल बेल्ट का मास नहीं है, क्योंकि आपको तो स्टडी क्या करनी है? सिर्फ इतने पार्ट की करनी है ना, बाकी बेल्ट में क्या हो रहा है मुझे उससे क्या मतलब। मुझे तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करनी है पुली की बस, है कि नहीं, फ्रिक्शन की हेल्प से। बाकी में तो बाद में आ रहा है ना, वो बाकी बाद में आ रहा है, तो फिर से स्टडी इतने पार्ट की हो रही है। ये पार्ट यहाँ से निकल गया तो उसकी स्टडी क्यों करूं? मैं तो सिर्फ इतने ही करूंगा ना, अगले पार्ट की जो फिर से नीचे से आ गया, है ना। तो यहाँ हमेशा क्या होता है? एम टोटल बेल्ट का मास नहीं होता, गलती मत कर देना। दिस इज नॉट दी टोटल बेल्ट मास। पता लगा आपने बेल्ट को उतारा, तराजू में रख दिया और ये मास कह दिया ना। ये मास क्या है? किलोग्राम बेल्ट का, किलोग्राम पर मीटर। पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर का मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ। ऐसे मत करना कि मीटर में कितना होगा, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। वो पर सेंटीमीटर हो सकता है, पर वो पर आपके पास एमएम हो सकता है, बट यहाँ इस फॉर्मूले में क्योंकि टीसी न्यूटन है तो ये किससे रिलेट कर रहा है? मीटर से, है ना। ये किससे है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो सॉरी मीटर पर सेकंड है, उसका स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर। तो फॉर्मूला आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो न्यूटन। डीएमआर ओमेगा स्क्वायर, डीएमआर ओमेगा स्क्वायर। ना ना, वही तो टीसी प्रोवाइड कर रहा था, वो टीसी प्रोवाइड कर रहा था, है ना। हाँ, वो टीसी प्रोवाइड करेगा।
और फिर बाद में टीसी के जो हम रिजोल्यूशन है वो करेंगे। टीसी के रिजोल्यूशन एक ऐसे जाएंगे, एक ऐसे आएंगे, ठीक है, एक ऐसे आएंगे। फिर क्या होगा, फिर टी प्लस डी टी के रिजोल्यूशन होंगे, एक टी प्लस डी टी ऐसे जाएगा और एक टी प्लस डी टी ऐसे आएगा। तो हम उससे रिलेट करके फिर बाद में फॉर्मूला निकालते हैं डी एम आर ओमेगा स्क्वायर का एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से, फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आता है टीसी, है ना। तो डेरिवेशन मैंने अभी साइड करवा दिया, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कराया आपको, टीसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक। चलो एनर्जी, गलती मत कर देना, दिस इज द फोर्स, आप ये गलती कर दोगे, ये है फोर्स, आप क्या कहोगे, अरे सर ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी तो यूनिट आज तक आपने ये बताइए न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का मतलब क्या हो गई, जूल, ये तो हो गई जूल, समझो, ये तो एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हाफ से तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये तो जूल होनी चाहिए। ये फोर्स कैसे है, ये तो फोर्स है ना, क्योंकि यहाँ एम हमारा किलोग्राम पर मीटर है, समझे बात को, ये किलोग्राम पर मीटर है, ये एनर्जी जैसी दिख रही है बट ये एनर्जी नहीं है, ये फोर्स है, ये मास पर यूनिट लेंथ है यहाँ पर एम, एकदम क्लियर, ठीक। चलो ये छोटी छोटी चीजें ना, क्योंकि हमने डेरिवेशन नहीं किया ना, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें याद रखना, ये किलोग्राम पर मीटर है, ये फोर्स की यूनिट है, ये मास एनर्जी की यूनिट नहीं है, ठीक है, पता लगा, भूल जाओ ये छोटी छोटी। एसएससी जेईई के कन्वेंशन में हम उसको ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हुए चलते हैं, जब एसएससी जेईई को लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलो, देखो अब डेरिवेशन छोड़ा है तो टाइम का यूटिलाइज करेंगे, टीसी की वैल्यू हो गई, हाँ बोलो, डेरिवेशन की, हाँ ये तो भेजूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर टी मैक्स कितना था, यहाँ टी मैक्स कितना था, वो हाँ चलो जल्दी जल्दी से लिखो, टी मैक्स कितना था, टी मैक्स T1 प्लस टीसी, बस माइंड में ये लेके चलना, ठीक है, T1 प्लस टीसी, किलोग्राम पर मीटर, टीसी की न्यूटन आ जाएगी ना, किलोग्राम पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर है ना उसका, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हो गई एक्सेलरेशन की, ये हो गई मास के, तो ये न्यूटन बन गया, ठीक है। चले आगे चले, अच्छा जी हो गया, हाँ नहीं नहीं यार टाइम मतलब आज ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ आ रहा है और दूसरी बात एग्जाम तुरंत आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे, है ना, क्योंकि हमारा जो पैटर्न चलेगा वो तो एसएससी के हिसाब से चलेगा, फिर वही बात कि जल्दी जल्दी करो तो उसमें कोई फायदा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा वो, क्योंकि वो एसएससी का प्रॉपर चल रहा है ना फिर, ठीक है। हाँ हाँ सही है, सही है, नहीं जॉब लगाना आसान टफ कुछ नहीं है भाई, वही ना, आसान वासान की टेंशन मत लो, आसान देखने में लगता है, फिर बाद में आप गलतियां जो करके आ जाते हो ना वो समझ में आ जाती है, फिर इसीलिए कहता हूँ हमेशा इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है भाई, बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पता था आपको और फिर भी गलत कर दिया है, अरे ये तो मतलब इंडिया वाले के हिसाब से दिया होगा इन्होंने, मैंने भी रोहित शर्मा, चलो मैं ये चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर, आफ्टर डेरिवेशन टी मैक्स जो निकल के आता है ना, टी मैक्स वो निकल के आता है 3 टाइम्स ऑफ टीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आता है। टी मैक्स समझ में आया था अभी, क्या था टी मैक्स, T1 प्लस टीसी, बराबर क्या निकल के आया 3TC बाय द कैलकुलेशन, एक्चुअली ये जब टी मैक्स की हम इंटीग्रेशन करते हैं ना टी मैक्स के लिए, तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है 3mv स्क्वायर, 3mv स्क्वायर है तो आप आराम से इसे टीसी लिख सकते हो, तो ये बन के आ जाता है टी मैक्स इक्वल टू 3TC, बन के आ गया। अब ये टी मैक्स क्या था, ये टी मैक्स क्या था, टी मैक्स था T1 प्लस टीसी बराबर है 3TC, तो अब बताना जरा T1 कितना हो गया 2TC, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन ना कन्वेंशनल में आते हैं। एक्चुअली डेरिवेशन पता है मैं क्यों करवाता हूँ, डेरिवेशन से ना आपको कभी भी चीज रटनी नहीं पड़ती, थोड़ा समझ में आ जाता है कि चीजें क्या होती है, वो है ना, डेरिवेशन करने को आ जाते हैं बट बहुत टफ नहीं आते, नॉर्मल डेरिवेशन होते हैं,
हाँ हाँ फिक्स रहते हैं, नॉर्मल रहते है ना, बहुत इधर उधर नहीं करते। वो ईएससी कन्वेंशनल होता है जो बहुत इधर उधर कर देते हैं, वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता। बट हाँ ये है कि यार डेरिवेशन के नाम से डरना मत, इसीलिए ये सारी चीजें करवाई जाती हैं कि डेरिवेशन के सेंस में हम सारी चीजें करें। लाइक कभी कभी उसका कास्टिंग का भी वो आ जाता है, टाइम का भी डेरिवेशन। ऐसा नहीं है कि कभी कभी नहीं आया, आया है कुछ थोड़ी थोड़ी टफ चीजें डाल देते हैं वो कभी कभी। मैक्स बीटेक नहीं, डिप्लोमा डिप्लोमा T1 इक्वल टू 2TC। क्लियर हो गया? यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई कि एक फॉर्मूला ये हो गया, ये खुद में ये बन चुका है, एक हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारे रिलेटेड टू ये क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब एक फॉर्मूला हो रहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में, किसका? v का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, वेलोसिटी कहाँ था? मास था ना, टी मैक्स के सेंस में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना इसको रीअरेंज कर लो तो कितना आ जाएगा? टी मैक्स अपॉन में 3m का अंडर रूट। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये, टी मैक्स बाई 3m। ठीक है, अच्छा चलो, अंडर रूट टी मैक्स बाई 3m। ठीक, अंडर रूट, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 3mv² हो गया, v को हमने चेंज कर लिया, टी मैक्स बाई 3m हो गया। ठीक है, हाँ हाँ रिपीट हो सकते हैं। 180 क्वेश्चन है भाई, बहुत काफी सारी चीजें सिमिलर ही रहेंगी। हाँ हाँ इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, क्योंकि आसपास के जो एग्जाम है ना उनको रख दिया जाता है कभी कभी। बट एनएचपीसी के टाइम तक तो यूकेपीएससी बन चुका होगा अब तक। अभी नहीं बना? नहीं बन चुका होगा, बन चुका होगा अब तक, वो बन चुका होगा, बन चुका होगा। चलो हाँ कंप्यूटर पे होगा अब तो हाँ हाथ पैन से लिख रहे हैं अब तो। नहीं कोई बात नहीं, बस फीड तो उधर ही हुआ होगा, फीड तो कंप्यूटर पे हुआ होगा। अरे बस हो गया मान जाओ, हो गया। क्यों क्यों गड़बड़ करवा रहे हो आयतरी क्यों नहीं क्यों गड़बड़ करवा रहे हो? सोचो भाई सोचो, चलो हाँ चलो इनिशियल टेंशन लिखिएगा। इनिशियल टेंशन जो आपने शुरू में समझी थी है ना, कि बिना टेंशन के तो पावर ट्रांसमिट होगी नहीं। इनिशियल टेंशन लिखिएगा, इट इज द टेंशन induced in the belt, it is the tension induced in the belt, it is the tension induced in the belt, it is the tension induced in the belt when it is in stationary condition। मैंने आपसे बोला भी था, जैसे रबड़ बैंड होता है उसे आप खींच के और बांध दो किसी के ऊपर, है ना, तो ये बताया मैंने, इट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, तभी भी इसमें टी नोट होती है। इट इज द टेंशन इंड्यूस्ड इन द बेल्ट व्हेन इट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, full stop। it is provided in the belt by taking a length of the belt, it is provided in the belt by taking a length of the belt, it is provided in the belt by taking a length of the belt less than the actual required length, it is provided in the belt by taking a length of the belt which is less than the actual required length। मतलब आपके पास जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है एक स्पेस के हिसाब से दो पुली के बीच में, वो लेंथ ना लेके आप क्या ले रहे हो? छोटी ले रहे हो, और छोटी लेके उसको क्या कर रहे हो? खींच के दबा रहे हो, खींच के लगा रहे हो, है ना। तो इट इज विच इज लेस देन द एक्चुअल रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनिशियल टेंशन। यार एक बात बताओ, अगर इनिशियल टेंशन है तो अगर हम थ्योरेटिकली इनिशियल टेंशन को जीरो मान ले, थ्योरेटिकली, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा, सोच के देखो, बिना थ्योरेटिकल बिना इनिशियल टेंशन के तो पावर ट्रांसमिट कभी होगी नहीं, है ना, ये तो फिक्स है। बट थ्योरेटिकली ऐसे सोचो, टी नोट था ही नहीं, है ना, थ्योरेटिकली क्या है? T1 आ गया, TC आ गया, घुमाने पर TC आ गया, T1 आ गया, ऐसे जब ये हम उल्टा रोटेट करवा रहे हैं तो T1 इस साइड आ गया, T1 TC आ गए। ठीक है, थ्योरेटिकली तो आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकली तो टी नोट तो 100% रहेगी ना। तो अगर मैं टी नोट की एडवांटेज देखूं तो टी नोट की एडवांटेज क्या है? टी नोट तो प्लस हो रही है ना, सोच रहे हो, देखो
टी मैक्स में हेल्प कर रही है ना। T1 प्लस TC आपने सोचा था, इसमें क्या हेल्प कर रही है, T नोट प्लस हो रही है। बात समझ में आ रही है? पहले हमने एक थ्योरेटिकली सोच लिया कि T नोट है ही नहीं, जबकि उसके बिना तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। तो इनिशियल टेंशन देने से आपकी जो टाइट साइड है, उस टाइट साइड में भी तो टेंशन कुछ ना कुछ आई थी ना। अभी उसे आपने टाइट साइड नहीं बोला था, अभी तो दोनों साइडें सेम थी जब T नोट था, है ना। जब हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगा दिया था तो T नोट दोनों तरफ था। तो ये T नोट जो है वो एक्स्ट्रा फायदा दे रही है किसको, किसको, आपके T1 प्लस TC को, जब आफ्टर वो मूव कर रहा है। तो T1 प्लस TC को T नोट में फायदा ही दे रही है। बात एकदम क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस लाइन को लिखेगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनिशियल टेंशन, इन प्रेजेंस ऑफ इनिशियल टेंशन द पावर ट्रांसमिशन, अगर आपके पास टेंशन बढ़ जाएगी तो पावर ट्रांसमिशन बढ़ेगी, है ना। टी मैक्स अगर बढ़ेगा, ये अभी मैं लिखवा रहा हूं, ये था कि टी नोट को पहले तो इमेजिनरी हटा दिया, तो ये कितना है, टी मैक्स इतना, बट टी नोट तो हमेशा रहेगा, इनिशियल टेंशन तो हमेशा रहेगी, तो ये प्लस ही तो होगी इस साइड में, है ना। जो टी मैक्स वाली साइड है, टी मैक्स मतलब टाइट साइड है, ये वाली साइड है, इसमें टी नोट ऐड ही तो होगी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐड ऊपर भी होगी, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, in presence of initial tension the power transmission capacity of the belt drive, the power transmission capacity of the belt drive increases, hence it is useful with respect to power transmission capacity of a belt drive, hence it is useful with respect to power transmission capacity of a belt drive, power transmission capacity of a belt drive। अब मैं एक रिलेशन आपको लिखवा रहा हूँ सीधा, है ना, आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लेंथ नहीं समझा के मैं सीधा आपको एक रिलेशन लिखवा रहा हूँ, क्या, टी नोट इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइडेड बाई 2, T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये रिलेशन किसमें है, इनिशियल टेंशन में, और T1 इज दी टेंशन इन टाइट साइड, T2 इज दी टेंशन इन स्लैक साइड, जिनका रिलेशन सीधा इससे आता है ना। TC इज दी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं कंसीडर की जा रही, मान लेते हैं अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं है, तो क्या आंसर हो गया, T1 प्लस T2 बाई 2। ये दो फॉर्मूले याद रह सकते हैं, है ना, प्लीज इनको याद रखें, ठीक है। देखो मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं कर रहा, तो सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ, बट ये बताओ उन फॉर्मूले में टर्म्स तो समझ में आ रहे हैं, है ना, फाइनली ये याद रखना होता है, टर्म्स समझ में आ रहे हैं। टी नोट क्या है, इनिशियल टेंशन है, T1 क्या है, जो हमारी टाइट साइड की बिना TC वाली टेंशन है, TC प्लस T1 क्या है, T मैक्स, TC प्लस T1 है T मैक्स। बात क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं है तो T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को लेके चलूं तो दूसरा फॉर्मूला और हो जाएगा, अगर TC है तो टी नोट इक्वल टू T1 प्लस TC, एक साथ करूं ऐसे, इसको रफली लिख रहा हूं, T1 प्लस TC प्लस T2 प्लस TC डिवाइडेड बाई 2। अब बताना ये क्या है, T मैक्स T मिन डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ T मैक्स और T मिन लिख रहे हो, जबकि यहाँ T1 T2 लिख रहे हो, इसका मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को लिया गया है, जबकि इनमें नहीं लिया गया। एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। वो जो फॉर्मूला होता है वो T मैक्स अपॉन T मिन का नहीं होता है, कौन सा वाला, e की पावर म्यू थीटा, ये नहीं होता कभी भी। ये क्या होता है, T1 बाई T2 होता है, e की पावर कहाँ पे, T नोट मतलब इनिशियल टेंशन, इस वाले में TC नेग्लेक्ट किया, उसमें नहीं किया। देखो T1 में 2TC है ना, इसको 2 में तोड़ दो, T1 प्लस TC, मैंने यहाँ लिखा हुआ है T1 प्लस TC, T2 प्लस TC, क्या बन के आ जाएगा, ये T1 प्लस TC T मैक्स, T2 प्लस TC T मिन, T इन दी स्लैक साइड, है ना, तो वो दोनों जुड़ के डिवाइड बाई 2। तो जब वर्ड आ जाएगा मैक्स का, तो याद रखना हमेशा उसमें T1 प्लस TC है। जब वर्ड आएगा सिर्फ T1 का, तो वो T1 कौन सा वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है ना, वो है बस, है ना, जो T1 हम टाइट साइड की तरफ लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, नीचे वाले में TC नेग्लेक्ट किया है, T नोट नहीं, जी सुनो तो TC नेग्लेक्ट किया है,
हाँ हाँ, ये नेग्लेक्ट करके कौन सा वाला, टीसी। अरे मैंने ऐसे नहीं इनकी वर्डिंग समझा रहा हूँ विश्वजीत जी। T1 T2 बाई T2 लिखा हुआ है तो इसमें टीसी को कंसीडर नहीं किया। अगर टी मैक्स और टी मिन लिखा हुआ है तो टीसी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिलेशन हमारा वही पुराना वाला था। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास टेंशंस मतलब बेल्ट में ये वाली चीजें हो गई यहाँ कंप्लीट। अब लेके चलते हैं ओपन बेल्ट एंड क्लोज बेल्ट, क्रॉस बेल्ट। ठीक है, ओपन एंड क्रॉस बेल्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा length of the open well drive and cross well drive, length of the open well drive and cross well drive. Length of the open well drive and cross well drive. Length of the open well drive and cross well drive. ठीक है, इसमें ना दो फिगर बनाइएगा, छोटे छोटे फिगर बना लीजिए एक बार। छोटे छोटे तो नहीं है मतलब, बट हाँ ये चीज हो जाएगी तो ये चीजें ना समझ में आ जाएंगी। फिगर में इसी सेंस में लेके चल लेता हूँ। क्या हो गया? अरे यार आए थे परेशान हो गए। कह रहे हैं फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, ना डेरिवेशन में कुछ। चलो तो यहाँ पर इस डायग्राम को बना लीजिएगा थोड़ा सा ठीक से ना। ऐसे एक लाइन खींचना वर्टिकल, ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचना वर्टिकल। ये कैसी है, इसे बोलते हैं हम ओपन वेल्ट ड्राइव। अब ओपन वेल्ट ड्राइव के नाम से ये मत कर देना कि ये बेल्ट इसके ऊपर रैप नहीं है। ओपन और क्रॉस का मीनिंग है, एक क्रॉस होती है, क्रॉस कैसे जाती है, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना क्रॉस बेल्ट। दूर नहीं, डायरेक्शन को अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन। हाँ, एंगल ऑफ रैप क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, क्रॉस वाले में। ठीक, आइडलर पुली हम लगाते हैं जब हमारे पास लेंदी हो ज्यादा चीजें, क्योंकि क्या होता है ना, चीजें फिर अटक मतलब वैसे चली जाती हैं। प्रैक्टिकली क्या होती हैं, प्रैक्टिकली स्लैग ज्यादा कर जाती हैं वेट की वजह से, है ना, तो उसमें हम आइडलर पुली लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो टेंशन बनी रहे। तो टेंशन बनी रहने के लिए आप किधर की तरफ आइडलर पुली लगाओगे, नीचे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर में करेंगे, है ना, अभी पहले हम ये वाली चीज कर लेते हैं। चलो, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ओपन वेल ड्राइव में क्या होगा, ओपन वेल ड्राइव में, ओपन वेल ड्राइव में ये वाली चीज होगी, मुझे चाहिए लेंथ। एक लेंथ कौन सी है, ये मतलब इसको एल बोल दिया। ये खुद में घूम के ऐसे आएगी, ये वाली लेंथ हो गई। फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर से एल बोल दिया, फिर ये घूम के आ रही है। तो आप समझ पा रहे हो, ये है एंगल ऑफ रैप वाली लेंथ, ये वाली चीज ऐसे एंगल ऑफ रैप दिख रहा है। ये वाला एंगल ऑफ रैप इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। इनके नोमेनक्लेचर लिख लेना थोड़ा थोड़ा। एक को लिख लेना अल्फा, एक को लिख लेना अल्फा एस, एक को लिख लेना अल्फा बी। इसको लिख लिया हमने अल्फा 1, इसको लिख लिया हमने अल्फा 2। ठीक है, एक को लिख लिया अल्फा 1, एक को लिख लिया अल्फा 2। ठीक है, अब जो हमारे पास लेंथ होती है टोटल, दैट विल बी, सीधा मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं कि आपको लिखना तो ये है। लेंथ जो टोटल है, टोटल लेंथ, इसको ना एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको ना हमें टोटल लेंथ चाहिए ना, तो दिस इज द L1, दिस इज L1, दिस इज द L2, दिस इज द L1, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4। टोटल लेंथ क्या होगी, जरा सोचना, टोटल लेंथ क्या होगी। इसका भी मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, नॉर्मली लेके चल रहा हूँ। टोटल लेंथ क्या होगी, पहले समझ लो इस चीज को। यहां से स्टार्ट किया ना, इस पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ रैप खत्म हो रहा है इस वाले का, छोटे वाले का, यहां से स्टार्ट करो, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, L1। कहां से कहां तक की, यहां तक की जहां एंगल ऑफ रैप शुरू हो रहा है। फिर ये रैप्ड लेंथ हो गई, जैसे मैंने L2 बोल दिया।
फिर ये यहाँ से क्या हो गई, जब एंगल ऑफ रैप खत्म हो गया, यहाँ तक जब एंगल ऑफ रैप आया ही नहीं तो यहाँ तक उसे L3 बोल दिया। फिर L3 के बाद में जब एंगल ऑफ रैप है तो उसे L4 बोल दिया। तो टोटल लेंथ कितनी होगी ऑफ द बेल्ट, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। समझ में आ रहा है कुछ क्या क्या कह रहा हूँ? ठीक है भाई, एंगल ऑफ रैप वाली चीज समझ में आ रही है ना। तो ये हम एंगल ऑफ रैप की हेल्प से लेंथ निकालेंगे, ये हम एंगल ऑफ रैप की हेल्प से लेंथ निकाल लेंगे। ये L3 और ये L1 क्या होगा, ये सिमिलर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पर आपको सिमेट्री दिख रही है। कोई बोलेगा नहीं कि ये L यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक आपको सिमेट्री दिख रही है। क्लियर है? L1 और L3 क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है ना। L2 और L4 सिमिलर है क्या, ये बोलो आदित्य जी, बोलो आप। L1 और L2 और L4 सिमिलर हैं, बराबर है लेंथ? नहीं, L1 और L3 क्या है, बराबर, क्योंकि यहाँ सिमेट्री दिख रही है साफ। देखो ये वाली चीज ऐसे जा रही है, ये वाली चीज ऐसे जा रही है, दोनों लेंथ क्या है, सिमिलर है। तो हम टोटल लेंथ की वैल्यू का सीधा हम कैलकुलेशन यहाँ पर देख रहे हैं, क्या होता है L इक्वल टू, ये जो सेंटर की डिस्टेंस है इसको बोल रहे हैं C है ना। ये जो ना 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 ना, इसको डायरेक्टली आप इसके बराबर नहीं बोलोगे L1 के, क्यों? क्योंकि देखो जरा इसको ध्यान से, ये चीज है सीधी, ये है तिरछी, है ना, तो इसको डायरेक्टली ऐसे मत बोल देना। ये है सेंटर के बीच के डिस्टेंस को C, तो फाइनली हमारे पास आंसर आता है L इक्वल टू 2C। ये सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला सीधा, L इक्वल टू 2C प्लस पाई D प्लस dy2, पाई D प्लस dy2 प्लस में d माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन में 4C, d माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन में 4C। देखो ऐसा क्वेश्चन का टोटल फॉर्मूला याद रखना है क्या, ऑप्शन में 4 फॉर्मूले आएंगे, वो 4 फॉर्मूले इसके जैसे दिख रहे होंगे। मेन चीज बस ये याद रखना कि लास्ट वाले जिसका स्क्वायर है उसमें C से डिवाइड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 4 है, कभी वो 4 की जगह 2 कर देते हैं ऑप्शन में। दूसरा होता है कि ओपन है तो ये D माइनस है, यहाँ D प्लस है, ठीक है, गलती मत करना, उधर D प्लस नहीं है, उधर D माइनस है, स्क्वायर वाले में माइनस है। जब ओपन है, जब क्रॉस होगा तो वहां हो जाता है प्लस। ये आफ्टर डेरिवेशन, आफ्टर डेरिवेशन का मतलब क्या, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ये डेरिवेशन नहीं है बेसिकली, ये ज्योमेट्री है, यहाँ ज्योमेट्री यूज होती है। ज्योमेट्री कैसी, L1 2C के इक्वल है, कैसे सोच लिया? ना 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 ना, मैंने ये एक बात बताओ, ये तो लेंथ ज्यादा है ना, ये लेंथ कम है। अगर ये पैरेलल होती तो आप कह सकते थे L1 और C के बराबर हो सकता है। ये आप देखो ना, इस चीज को ऐसे जा रही है, ये ज्यादा लेंथ है और ये लेंथ कम है, तो C L1 के बराबर नहीं है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू आती है ना, ये ऐसे नहीं आएगी, ये एंगल्स के हिसाब से आएगी, ये थीटास के हिसाब से आएगी, ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हो, डेरिवेशन ज्योमेट्री में नहीं करना, अगर करना है तो फिर वो चीजें करेंगे, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मेरी बात को समझो, आफ्टर ज्योमेट्री हमने ये चीजें की है ना, आफ्टर ज्योमेट्री, या तो ज्योमेट्री हम करें, ज्योमेट्री हम कैसे करेंगे, इसको पूरे को हम एंगल को मान के पहले ये वाली लेंथ निकालेंगे, यहाँ वाला एंगल निकाल के ये वाली लेंथ निकालेंगे, बताए किसके, इसके पैरेलल लगा के, इसके पैरेलल लगा के, जो लाइंस है ना वो इस वाले सी के पैरेलल्स लगा के हम ये डेरिवेशन करेंगे इसके हिसाब से। ये रेडियस है ना, ये रेडियस देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस इस वाली रेडियस से क्या है, कम, इस वाली रेडियस से कम है, ये वाली चीज आ जाएगी। उसके बाद ये जो एंगल होगा वो एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्योमेट्री है पूरी, है ना। आपको सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा हमेशा याद रखिएगा, पीएसयूज में काफी बार आया हुआ भी है क्वेश्चन बेल्ट वाला, क्या कि 2C प्लस पाई डी प्लस dy2 प्लस डी माइनस dy स्क्वायर बाई 4C। कभी लेंथ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, सिर्फ यही आया है जब भी आया लेंथ का, ठीक है, ओपन वेल टाइप का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस हाँ थोड़ा ये याद रखना है कि ये इसका है, ये ओपन वेल्ट का है, और ओपन वेल्ट में क्या होता है वो आपको उम्मीद है पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्रॉस वेल्ट ड्राइव की तरफ। क्या चीज, हाँ इसका भी क्रॉस वेल्ट ड्राइव का लेंथ, हाँ टोटल लेंथ है, टोटल क्रॉस ओपन वेल ड्राइव की टोटल लेंथ क्या होती है, टोटल वेल्ड यूज नहीं करेगा, बस लेंथ क्या होती है। और फिर ये ऑप्शन से 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें इनमें से ही चेंज हो रखा होगा, बस वो इन चीजों का प्लस माइनस चेंज हो रखा है। हाँ आफ्टर रोटेशन भी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, क्यों रहेगी,
इनिशियल वाली अपने आप को जो जो जिसमें टेंशन ज्यादा है वो अपने आप को ज्यादा खींचेगी, उधर वाले को ऊपर वाले को कंप्रेस कर देगी, है ना, स्लैक वाले को। हमेशा ये चीज चलती रहेगी, तभी तो वो क्रीप वाला जो फिनोमेना है वो ऐसा रहता है उसमें। टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी आफ्टर टेंशन, आफ्टर टेंशन। अगर वो लेंथ हमारी चेंज होती गई ना तो फिर पावर ट्रांसमिशन में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो इसलिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर तो बेल्ट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, है ना। चलो ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब लेके चलिएगा ये आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव, हेडिंग डालिएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसको लिखिएगा। नहीं हो रही रिकॉर्डिंग? क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में एक फिगर बनाइएगा फिर से एक ऐसा, प्लीज ये फिगर बना लीजिए छोटे छोटे ऐसे और ऐसे। ज्यादा होगी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सीधे फॉर्मूले आते हैं। हाँ इसीलिए तो अब मैं कोशिश यही करूंगा ना, देखो यार अब आपको ज्यादा डेरिवेशन में टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इन चीजों को ना बहुत ज्यादा बार बार रिवाइज करते फिरो बस। हाँ यार वही तो कह रहा हूँ, मेन चीज क्या होती है, मेन होता है कि आपने उस दिन एग्जाम में सही कर दिया, फिर खत्म, फिर उसके आप बहुत अच्छे मतलब करके आ गए, फिर चाहे आप रो या हंसो वो आप करके आ चुके हो और उसी से आपका रिजल्ट बनेगा, है कि नहीं। तो बस यही चीज करनी है आपको, ठीक है। तरीका अच्छे से रटने का तो यही है कि बार बार इस चीज को देखो। खाने के लिए बादाम खाओ, और क्या कह सकता हूँ, बादाम खाओ। क्या हो जाता है? ओहो, अब हर चीज की कमी है तो फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई काम, ये तो गड़बड़ हो जाएगा है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यार एक्चुअली देखो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पहले बस एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ 20 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए बहुत बढ़िया है ना। और जैसे ही अगर हो जाता है तो फिर आ जाएंगे फिर से फुल्ली रटने पे, फुल्ली रटने में मतलब फुल्ली क्वेश्चन पर करने पे। ठीक है 100 मार्क्स मुश्किल आएगा। अरे नहीं यार ऐसे नहीं है, थोड़ा तो कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो, ऐसे नहीं करो। देखो जीएस नहीं है, अगर जीएस होता तो मैं भी कहता कि भाई आप इंजीनियर हो, नहीं रहती यार, बट यार हिंदी इंग्लिश को यार कुछ भी कैसे भी करके यार थोड़ा तो इंग्लिश सर मैंने ठीक है ऐसा उसके बाद मैंने लास्ट ईयर का पेपर दिया जाए तो 55 मार्क्स आए, 55 है तो फिर भी ठीक, कहां बनेगा सर, यहां पे 55 आ रहे हैं, वहां तो सिर्फ इंग्लिश ना, हाँ फिर भी बेटर, फिर भी बेटर है। 55 को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करो यार। बट सर वो तो तब है ना सर, जो सही लग रहा है ना हमें सही लगता है, जो 100% सही हो गलत होता है, मुझे पता सर कौन से सही हो रहे होते हैं यार ऐसे 55 सही गया तो 45 गलत, वो मैंने मार्क्स 55 आए मेरे सही हो जाता है। अच्छा ना ना यार ऐसे ना करो भाई, मैंने आपसे हमेशा बोला है जब आपको डर लगे ना तो उसकी तरफ जाया करो, जब भी डर लगे, जब भी डर लगे ना एक काम किया करो, आपके काफी अवेलेबल होते हैं ये टेस्ट वगैरह, तो तुरंत जैसे डर लगे तुरंत फिर से हिंदी का टेस्ट स्टार्ट कर दिया करो। नेगेटिविटी आते हैं ना 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 ना, ये हरकतें नहीं भाई इस टाइम, ऐसे मत करना। मैंने एक बात बताओ, इतना प्रेडिक्शन तो मेरा सही रहता है ना, मैंने बोला था अप्रैल जो निकाल गया वो जीत जाएगा, निकाल, हाँ ये तो चीज है कि आप कोशिश तो पूरी कर रहे हो, कोशिश तो पूरी कर रहे हो, वही वही वाली बात आ रही है ना, कोशिश तो कर रहे हो बट एक दिल वाली कोशिश बहुत जरूरी है। डर तो गए ना, फिर से डर तो गए ना, डरना मत, हाँ वो डर आ रहा है ना, डर को मत नहीं, डर डर से यार निकलो, डर से अगर डर में फंस गए ना तो फिर फंसे रह जाओगे। अच्छा हाँ हाँ, मेरा कौन सा वाला लेक्चर देख रहे हो अभी? अच्छा यूट्यूब वाला। सर जो आप क्वेश्चन कराते हैं उनके सबके आंसर आ जाते हैं और आंसर उसमें आते हैं, जो जो उसमें 2-4 के सब्स्टिट्यूशन ले लिए तो
मतलब जो आप यूट्यूब पर आते सबके आते हैं मतलब सबके सही है आंसर। और उस किसके नहीं आते थे? मतलब पेपर में होते हैं। पेपर में होते नहीं यार, ये अजीब है भाई। मतलब फ्री माइंड होता है वहां पे। तो यार मेरे वो क्वेश्चन रहते हैं मैं वो मजाक में करता हूं वहां पे। तो वो क्वेश्चन में रहते हैं वो बोल कर रहे हैं वहां पे वेबिनार स्पीच में वो कंफ्यूज हो गया। एक काम करो, अब ये मत देखो, है ना, खुद से लिखो ओपन अक्रॉस वेल्ट की लेंथ। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डी की जगह प्लस लिखना है, सिर्फ डी की जगह प्लस लिखना है। यहाँ पर डी प्लस डी था ना, डी माइनस डी था उसमें, बस यहाँ डी प्लस डी करना है। ओपन लेंथ की ओपन उसकी लेंथ हो गई। रिवाइज कर लो ना यहीं पर, उस चीज को खुद से लिखने की कोशिश करो ना जो चीज थी वहां पर। ठीक है, लिख लिया, बस ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू सोम को तो वैसे भी शायद आई थिंक यूट्यूब पर जाएंगे लेके। हाँ, स्लोप के स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखो बस। 3 कैंटिलीवर, 3 एसएसबी, इसके एसएफडी, सॉरी एसएसबी सिंपली सिंपलेटेड बीम, ठीक है, और 2 फिक्स के भी, छोटे से 2 फिक्स। नहीं नहीं ना ना, बस वो ये वाला सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला है ना, सिर्फ इतना इसका, बस इसका स्लोप लोब नहीं, बस डिफ्लेक्शन की वैल्यू। हाँ, सिर्फ डिफ्लेक्शन की। थीटा उनके सबके रटने हैं, 6 के 6 के रटने, इनमें नहीं रटने। 6 हैं भाई, 2 तो हमारे पास ये हैं। 1 सेकंड, 8 हैं भाई, 8 हैं, एक ये भी तो है, सॉरी ये एम भी तो है, ठीक है। तो ये नहीं यार, मैंने ये 6 के 6 ये वैल्यू पूरे करवाए होंगे, जब भी करवाऊंगा मैं ये तो करवाऊंगा ही नहीं। नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी माइंड ये चलेगा इस पर तो ऑब्वियस वो चारों पर जाएगा, है ना। हद हो गई, चलो ठीक है। मोर सर्किल के बाद टॉर्जन के फॉर्मूले, टॉर्जन ऑब्वियसली क्या है, टॉर्जन पहले है तो टॉर्जन पहले कर लो, ठीक है। अच्छा, हमने टॉर्जन पहले किया सर, टॉर्जन बाद में कराते हैं। उसके बाद हो गया डिफ्लेक्शन है, थ्योरी ऑफ कॉलम के फॉर्मूले। हाँ भाई, थ्योरी ऑफ कॉलम के फॉर्मूले पढ़ लेना, बहुत इजी है और अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आते हैं उनसे क्वेश्चन, है ना। और वो इस सेंस में भी आते हैं, मतलब एल इफेक्टिव लेंथ या फिर पी यूलर, हाँ PL/A नहीं, PL/A नहीं, P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइडेड बाई LE स्क्वायर, ये वाला यूलर्स हम YouTube पे चले लेंगे ना फिर। हाँ, वो आपका सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन है P1 A1 L1 E1, तो डेल्टा की वैल्यू हमने सीरीज कनेक्शन में की थी, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या आएगा, डेल्टा के हिसाब से आ जाएगा, उस डेल्टा कितना होगा, टोटल डेल्टा कितना होगा, कितना हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन, सबको जोड़ दोगे बस, ठीक है। चलो ठीक है, कम आते हैं, और आते भी पता है क्या, स्टैंडर्ड वाली चीजें आती हैं, जो स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो आप दिखा रहे थे अभी, स्टैंडर्ड वाली वैल्यू आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एसएससी में, यूकेपीएससी में, यूकेपीएससी में तो देखो यार, कंटेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा एक तो या तो रहेगा आपका इस साइड में प्रोडक्शन रहेगा पेपर 2 में, और पेपर 1 में रहने वाला है आपका मेजॉरिटी पार्ट, एफएम भी नहीं बोलेंगे, ये टॉम से रिलेटेड ही रहने वाला है मेरे हिसाब से। पेपर वन में टॉम रहने वाला है, उम्मीद टॉम रहने वाला है। थर्मल तो हमारा उसमें आ जाएगा ना, पेपर 2 में एक थर्मल हो गया और उधर एफएम हो गया, दोनों एक साथ ही तो हैं वो, थर्मल एफएम। इधर एक इंडस्ट्रियल मशीन डिजाइन है, टोम है, ये सारी चीजें। मशीन डिजाइन सेकंड वाले पार्ट में आ रखा है ना। और हाँ, यूकेपीएससी में मुझे उम्मीद है, सुनो प्लीज, यूकेपीएससी में सोम के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि सोम ना पूरा लिखा हुआ है यूकेपीएससी में, पूरा
आपने देखा होगा सोम, जो सोम का आपने वो देखा होगा ना, उसमें पूरा लिखा हुआ तो है। एक मिनट दिखाना जरा मुझे, यूकेपीएससी एई तो याद नहीं आ गया, क्योंकि दोनों का सिलेबस ना एक साथ ही दिखता है माइंड में। जिन्होंने एई का फॉर्म भरा होगा ना, उन्हें भी सिलेबस जैसे वैसे ही दिखता होगा। हाँ एई का मत दिखा देना, कि मेरे माइंड में वही चल रहा था। हाँ ये रहा ना आपका ही तो है, देखो ये रहा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पूरा है भाई, है ना, पूरा है ये, है ना, ये सब कुछ है इसमें, स्ट्रेन एनर्जी, स्प्रिंग, कॉलम, स्ट्रट, सब कुछ है। ठीक है, हाँ PL स्क्वायर बाई 2E, PL स्क्वायर बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, PL स्क्वायर बाई इसका है ना, इसका था PL स्क्वायर बाई 6EI, 6EI है ना, ये उसका होता है PL स्क्वायर बाई 2AE, ये होता है इसका, ये वाला PL स्क्वायर बाई 6EI इसका होता है, इसका होता है PL स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है mxx का स्क्वायर dx अपॉन में 2EI। ठीक है, ये चीजें मैंने करवाई नहीं, करवाने रखा है, ये करवा रखा है, ओ बस इसी का तो डेरिवेशन था ये। अब mxx की वैल्यू क्या हो जाएगी, px, किसी भी सेक्शन पर ये px होगी, px को अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, p तो कांस्टेंट, x का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा, और यहाँ से जो आंसर आ जाएगा PL क्यूब तो नहीं आएगा, आई थिंक PL क्यूब आएगा, PL क्यूब आएगा, हाँ तो ठीक है, 0 से L, यानी कि इधर से 0 से L, तो एक बार देखना जरा इसका क्यूब आएगा आई थिंक ना, हाँ PL क्यूब बाई 6EI होता है, सॉरी मैं भूल गया, मतलब वर्डिंग में ये वाली चीज, PL क्यूब बाई 6EI आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करोगे ना आप, तो नीचे का 2 है और ये वाला 3 है, 2 3 6 बन जाएगा, PL क्यूब बाई 6EI आ जाएगा। ठीक है, ये करवाया होगा, उसके बाद मैंने ये नहीं करवाया यार, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई, ये तो बेवकूफी हो गई यार, मैंने ये भी नहीं करवाई, ये वाली चीज भी याद रखना है यार। फिर पता लगा, अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया, अगर मैंने ऐसे करवाया नहीं है तो, अगर ये पॉइंट मोमेंट है तब कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी बोलो जरा, स्ट्रेन एनर्जी बोलो, बोलो खुद से बोलो ना, अगर ये करवा रखा है तो आपको स्ट्रेन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर, ये खुद भी तो कर सकते हो, देखो सोचो, mxx क्या होगा, हर जगह बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, हर जगह इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, तो बस m हमारे पास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ m स्क्वायर dx अपॉन में 2, ये अब ये मत बोलना डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, सॉरी इंटीग्रेशन, तो dx का x हो गया, तो m स्क्वायर x का लिमिट कहाँ से, 0 से L, और नीचे हो गया 2EI, तो आंसर क्या आ गया, m स्क्वायर L अपॉन 2EI, तो ये तो गलती नहीं होनी चाहिए ना फिर, है ना, हाँ हो जाती, सही बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये चीजें ना, ये चीजें याद रखना, ये दो फॉर्मूले भी ऑब्वियस है कि बहुत इजी वाले होते हैं, और अगर पूछेंगे तो वैसे ही पूछेंगे, यूडीएल नहीं पूछने वाले हो, आपसे यूडीएल नहीं पूछेंगे। चलो ये भी करेंगे, है ना, ठीक है, चलो, है ना, हाँ पी स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ m का स्क्वायर था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, m का स्क्वायर है भाई, ये m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है तो p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर, ये एक्चुअली रटी हुई चीजें यार याद नहीं रहती है, थोड़ा सा ये गड़बड़ जाता है, कॉन्सेप्ट याद रहता है, चलो मैं ट्राई करता हूँ ना 21 तारीख के आसपास, अगर हो जाए तो, है ना, पहले मैं ये चीजें कंप्लीट कर दूं, ठीक, mx क्यूब क्यों बनेगा, नहीं नहीं नहीं, क्यों बनेगा, बस वो है ना सीधा L, ठीक है, m कांस्टेंट है ना, ठीक है, m कांस्टेंट है, चलिए, तो यहाँ